हमारे इस विशेष कार्यक्रम अशोक जाम्बुलकर कार्य गौरव समारोह में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कामयाब शख्स की ज़िंदगी तमाम उतार चढ़ाव से गुजरते हुए मंजिल हासिल करती है। मौका दस्तूर किसी की रुखसती का हो या फिर किसी को एजाज़ देने का, दोनों ही सूरत हाल में हम जिन एहसासों से दो चार होते हैं उनकी कैफियत को लफ्ज़ों का जामा पहनाना इंतहाई मुश्किल काम होता है। अशोक जाम्बुलकर जी जिन्होंने सफ़र से शिखर तक का सफ़र तय किया, यकीनन सादगी से शराबोर उनका मिजाज ही उनकी शख्सियत का आईना है। उनकी ज़बान पर मैंने कभी ना लफ्ज़ नहीं सुना उनके बस में हो या ना हो, हमेशा बड़ी ही मोहब्बत और शफ़क़त के साथ, और ये शायद कहना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उनके साथ मेरा उनके साथ एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सानिध्य रहा है कि हमेशा वो ये कहते थे कि रुकिए मैं कोई हल निकालता हूँ। तो अपने आप में ये बहुत पॉजिटिविटी वाली बात है। एक बार ज़ोरदार तालियों से हमारे अशोक जाम्बुलकर जी का इस्तक़बाल कीजिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ा छोटा है कि हम आकाशवाणी के प्रसिद्ध उद्घोषक, अम्बेडकरवादी सांस्कृतिक आंदोलन के निष्ठावान कार्यकर्ता, नाट्य लेखक, निर्देशक, समीक्षक, एक समर्पित रंगकर्मी अशोक जाम्बुलकर जी का उनकी शताब्दी पूर्ति पर सत्कार करना चाहते हैं। लेकिन इस काम का आशय बहुत बड़ा है। अभी तो हम युवावस्था में, लेकिन हम अशोक दादा को तब से देख रहे हैं जब हम बच्चे थे। दादा से नाटक सीख रहे थे,
और जैसे जैसे हम बड़े होते चले, नाटक भी हमारा बड़ा होने लगा। महानाट्य की प्रस्तुति करने लगे, लेकिन इस पूरे सफ़र के दौरान अशोक जाम्बुलकर नाम के व्यक्तित्व से हम परिचित होने लगे। रंगमंच का कार्यकर्ता कलाकार कैसा होता है या फिर वह कैसा होना चाहिए, यह बात हमने दादा से सीखी। वे एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी हैं। उनका जीवन संघर्ष और जीवन के लिए प्रेरणादायी है, और यही वजह है कि उनकी षष्ठाब्दी पूर्ति पर यह आयोजन हो रहा है। आज हमने मंच पर उन अतिथियों को आमंत्रित किया है जिनके साथ दादा ने आकाशवाणी से सेवाएं प्रदान की और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अपनी सामाजिक भावनाओं का उन्नयन किया, साथ ही अम्बेडकरवादी मानवतावादी आंदोलन का हिस्सा भी बने। आज इन महानुभावों के मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा तो मिलेगी, दादा अशोक जाम्बुलकर जी के कार्यगौरव भी होगा, जो नई पीढ़ी की सामाजिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता को मजबूत बनाने में सहायक होगा। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद और दादा को बहुत बहुत बधाइयाँ। मित्रों, आयुष्मान अशोक जाम्बुलकर ये नाम वैसे आप सबके लिए कोई अपरिचित नाम नहीं है, बड़ा ही परिचित नाम है। चाहे आकाशवाणी से आने वाले अनाउंसमेंट से हो, अभी वे सेवानिवृत्त हो गए हैं, और जो प्रोग्राम पब्लिक में होते हैं वहाँ या फिर एक कार्यकर्ता की भूमिका में अशोक जाम्बुलकर आप सबसे परिचित है। मित्र, बात ऐसी है कि ये जो 6 दशक है अशोक जाम्बुलकर जी की उम्र के, ये 6 दशक कैसे बीते और उन्हें कैसे लोगों ने देखा, एक दूसरी बात है। लेकिन पहली बात यह है कि जो अशोक जाम्बुलकर दिखे वे कैसे दिखे, उसके पीछे क्या था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जय भीम नगर की मिश्रा जी की चाल, यहाँ जन्म हुआ है अशोक जाम्बुलकर जी का, बहुत अभावग्रस्त परिवार में। उनका संघर्ष वहाँ से शुरू होता है, ये संघर्ष आगे बढ़ता है। ये संघर्ष रोजी रोटी का भी है और सामाजिक संघर्षों में स्वाभिमान के जीवन का भी है। दोनों के लिए एक साथ ये संघर्ष हो रहा है। लेकिन इस बीच वे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं बड़े संघर्षों के साथ, मतलब आर्थिक विवंचना के बीच में, और बड़ा कड़ा संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी बीएमसी यानी कि मास कम्युनिकेशन की बैचलर डिग्री, मास कम्युनिकेशन की मास्टर डिग्री अम्बेडकर थॉट्स और एमएफए नाट्य शास्त्र में, ये सारी शिक्षाएं पूरी करते करते वे मीडिया की ओर जाते हैं। आकाशवाणी से हम उनको सुनते रहें। मीडिया की ओर जाने का जब मैंने उनसे व्यक्तिगत चर्चा की तो वे कहते हैं कि भाई मीडिया तो हमारा संवाद का माध्यम है। अगर हम एक बेहतर राष्ट्र, बेहतर समाज, बेहतर संस्कृति के निर्माण की ओर जा रहे तो संवाद तो होना चाहिए, और संवाद अगर उतनी ही सादगी से हो और संजीदगी से हो तो फिर उस संवाद का कोई मतलब भी निकलता है। उन्होंने मीडिया को ही चुना, आकाशवाणी में नौकरी भी ज्वाइन की, लेकिन इसके साथ साथ वे अपनी भूमिका में बने रहे। अभी अभी देवर्षि ने जिस बात की गवाही दी, वो गवाही इसी का परिणाम है कि जहाँ से उन्होंने बच्चों पर काम किया और वो बच्चे आज युवावस्था में आए और एक बेहतरीन नाट्य आंदोलन का हिस्सा बने। आपको बताएं कि अशोक जाम्बुलकर जी जब रंगमंच से जुड़ते हैं तो जैसे आकाशवाणी पर उनका एक विशेष परिचय आता है, वैसे ही रंगमंच पर उनका म्यूज़िक से बड़ा गहरा नाता जुड़ता है, और जो नाटकों का पार्श्व संगीत होता है जो मंच से परे लेकिन मंच की गतिविधियों से जुड़ा होता है, उन नाटकों के लिए अशोक जाम्बुलकर जी को कई बार सम्मानित किया गया है। अशोक जाम्बुलकर जी ये कई संस्थाओं के या तो पूर्व अध्यक्ष हैं। मैं कुछ संस्थाओं के नाम बता देता हूं जिसके वे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। एक तो सूर्यकुल नाट्य निकेतन और डॉक्टर अंबेडकर पायनियर क्लब। वे पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं आकाश दर्शन बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो कि आकाश दर्शन के नाम से जाना जाता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों का ये संगठन है। इस संगठन के वे उपाध्यक्ष रहे हैं। वे सदस्य रहे हैं पूर्व में अखिल भारतीय दलित नाट्य परिषद मुंबई के, और वर्तमान में वे अध्यक्ष हैं कलावंत विकास प्रतिष्ठान नागपुर।
वे अध्यक्ष हैं सूर्यांकुर बहुउद्देशीय मानव विकास संस्था के। वे सचिव हैं बुद्धिस्ट एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नागपुर के। वे सदस्य हैं ऑल इंडिया अनाउंसर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के। वे सदस्य हैं दी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन नई दिल्ली के। ये उनका सामाजिक परिचय, ये उनका एक कार्यकर्ता के रूप में उनका जहाँ जहाँ भी इन्फ्लुएंस मिलता है तब भी वे अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हर उस आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं जो आंदोलन राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित हैं। वो आंदोलन जो आंदोलन मानवता की ओर निकलता है और वो आंदोलन जो मानवीय हकों और अधिकारों का पुरस्कर्ता है, उस आंदोलन का वे एक हिस्सा बन जाते हैं। सन्माननीय अशोक जांभूळकर, आंबेडकरवादी रंगभूमीच्या चळवळीतील एक आघाडीचे रंगकर्मी म्हणून आपण सुपरिचित आहात. समाजमनाचे तीव्र भान, आंबेडकरी तत्वनिष्ठा आणि संघर्षपूर्ण जीवनदृष्टी या त्रिगुणांनी आपल्या आयुष्याला अर्थपूर्ण केले आहे. आंबेडकरी मूल्यभावनामुळे आपले अत्यंत समृद्ध व्यक्तिमत्व आकारास आले आहे. आपल्या मनातील निस्वार्थ भावना, मैत्रभाव आणि नितळ प्रामाणिकता या गुणांमुळे आपल्या मित्रपरिवाराचा महावृक्षच तयार झाला आहे. 23 मे 1961 रोजी नागपुरातील जयभीमनगर येथे अत्यंत गरीब कुटुंबात आपला जन्म झाला. वडील चोखोबाजी आणि आई शेवंताबाई यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या शिक्षणासाठी पदरमोड केली. गरिबीतून दिवस काढत आपण MFA नाट्यशास्त्र, BMC पत्रकारिता आणि MA आंबेडकर विचारधारा या उच्च शिक्षणातील पदव्या संपादन केल्या. आकाशवाणीवर वरिष्ठ उद्घोषक म्हणून नोकरी केल्यानंतर आपण आता सेवानिवृत्त झालात. आपल्या सार्वजनिक आयुष्याची सुरुवात दलित रंगभूमी आणि समता सैनिक दलातील कार्याने झाली. नामांतराच्या मोर्चापासून तर अखिल भारतीय दलित नाट्य संमेलनापर्यंत आपला चळवळीतील सहभाग वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. 1980च्या दशकात नागपूर विदर्भात पथनाट्य चळवळीने जोर धरला होता. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासात अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरलेल्या या पथनाट्य चळवळीतील आपला सक्रिय सहभाग लक्षवेधी आहे. शहर पार्टी, आंदोलन, युद्ध, घोषणा, गर्जना अशा पथनाट्याचे शेकडो प्रयोगातून आपण अभिनय केला आहे. असंख्य नाटकांचे दिग्दर्शन आणि संगीत संयोजन केले आहे. समांशी या नाटकासाठी संगीताचे प्रथम पारितोषिक आपणास प्राप्त झाले. धम्मघोष या नाटकासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे द्वितीय पारितोषिक मिळाले. कन्याकुमारी बुडाली याही नाटकासाठी आपणास पारितोषिक प्राप्त झाले. भारत सरकारच्या राजभाषा विभागाने काव्यलेखनासाठी 2दा आपल्या पुरस्काराने गौरविलेले आहे. कन्यादान नाटकातील संस्कृती संघर्ष आणि जातीय दंगली व वृत्तपत्रांची भूमिका या विषयावरील 2 अभ्यासपूर्ण लघुशोध प्रबंधिका आपण विद्यापीठाला सादर केल्या आहेत. यावरूनच आपल्यातील सामाजिक दृष्टिकोनाची प्रचिती घडते. काळानुरूप कलामाध्यमांमध्येही बदल झाले आहेत. या मालिकेत अहिंसक अंगुलीमाल आणि महानायक सम्राट अशोक ही 2 महानाट्य आपण साकारलीत. महानायक सम्राट अशोक हे महानाट्य म्हणजे आपल्या विजिगुषी प्रतिभेतून साकारलेली संस्मरणीय कलाकृती आहे. पथनाट्य ते महानाट्य अशा आपल्या कलेच्या क्षेत्रातील प्रवास नव्या पिढीसाठी निश्चितच दिशादर्शक आहे. परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरीही माणूस ध्येयवादी असेल तर परिस्थितीवर मात करून मार्ग काढतोच. हेच मानवी जीवनातील सौंदर्य आहे. परिस्थितीवर स्वार होऊन आपण अत्यंत कष्टाने आपले पृथकत्व सिद्ध केले आहे. हे जग आपले आहे, आपल्या जाणीवांचे आहे. आपल्यातील सच्चा कलावंत, प्रामाणिक माणूस, प्रांजळ मित्र आणि निर्व्यसनी सद्गुणी माणूस म्हणून आपला गुणादर्श आम्हाला महत्त्वाचा वाटतो. चळवळीला अपेक्षित निष्कलंक, सदाचारी व्यक्तिमत्वांची ओळख समाजाला व्हावी आणि त्यांचा आदर्श समाजापुढे निर्माण व्हावा यासाठी आम्ही आपला मनस्वी गौरव करीत आहोत. आपणास भावी आयुष्यासाठी खूप खूप सदिच्छा. धन्यवाद. आप सभी की गरिमा में उपस्थिति का एक बार फिर से मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच एक बेहद ख़ास
मेहमान की मौजूदगी है जिन्होंने अपनी कला की बदौलत मराठी फिल्म और धारावाहिक में एक अलग पहचान बनाई है, जिनका नाम ही शायद काफ़ी है। मैं बात कर रही हूँ बेहतरीन मराठी अभिनेता देवेंद्र शंकर राव दोड़के जी का, जिनका मराठी फिल्म तथा धारावाहिक में अभिनय का हमारे विदर्भ का यूँ कहें कि बड़ा और जाना माना नाम है। आकाशवाणी के नभोवाणी के लिए आपने 100 से ज़्यादा नाटक प्रस्तुत किए हैं। साथ ही झाड़ी पट्टी नाटक क्षेत्र में भी पिछले 25 सालों से आप बदस्तूर काम कर रहे हैं। ये बेहद खुशी की बात है कि तकरीबन 90% नाटक अशोक जाम्बुलकर इनके मार्गदर्शन में कर चुके हैं। इसके लिए ज़ोरदार तालियां। आपके द्वारा मकबूल मार्गदर्शन में अभिनीत फिल्में भी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर शामिल हैं तानी, वृंदावन, शिरडी साईं, पलियाड़, देतोन दिवस, ताड़वा, आई, अनुसाया, सुल्तान शंभू, मिस लवली और संत गजानन शेगा विजय। ये तमाम वो धारावाहिक हैं जिनमें अपनी महत्वपूर्ण किरदार की अदायगी करके अपने हुनर और अपनी कला का इन्होंने जौहर दिखाया है। मराठी इंडस्ट्री में एक अलग इन्होंने पहचान कायम की है। आज हम दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके कीमती वक्त के लिए मैं बाइज़्ज़त आपको मंच पर दावत देना चाहूँगी आपके इस बेहतरीन उद्बोधन के लिए। ज़ोरदार तालियों से हमारे स्वागत कीजिए देवेंद्र शंकर राव दोड़के जी का। अशोक जांभूळकर हे असं व्यक्तिमत्व आहे जे मला आय थिंक 25-26 वर्षापूर्वी भेटलेलं आकाशवाणीमध्ये. त्याच्या आधी ते मुंबईला होते. त्यांचा आवाज मी बरेचदा ऐकत होतो, पण जेव्हा भेट झाली तेव्हा हेच अशोक जांभूळकर हे माहिती नव्हतं. आणि आकाशवाणीला नभोवाणीचं नाटक होतं, मला वाटतं तेव्हा अनिल जोशीजी होते. आणि माझं नाटक झालं. नाटक संपल्याच्या नंतर ते मला भेटलेत. और बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने एक लाइन मुझसे कही थी, आज भी याद है मुझे, कि देवेन आप बहुत अच्छे अदाकार हो, लेकिन आप में कुछ खामियां हो, वो निकाल लो तो बहुत अच्छे अदाकार बन सकते हो. और निकल गए. फिर वापसी आए, बोले यार आपसे कहना तो नहीं चाहिए, मैंने बहुत गलत कह दिया हो तो माफ़ करना. हे त्यांचं जे लाघवी वाक्य होतं आणि मला मार्गदर्शन करण्याचा त्यांचा जो प्रकार होता तो आजही आठवतो मी. मला आजही आठवते. तो प्रसंग उन्हाळ्यातला होता, मे महिन्यातला होता. आणि त्यावेळी माझ्या जो सायकल होती, सायकलने मी आकाशवाणीला नंदनवनपासून येणं जाणं करायचो. भर उन्हाळ्यात 3 वाजता असा 3:30-4 वाजताचा वेळ असेल, तो घामाच्या धारा टपकत होत्या. आणि माझ्या डोक्यात अशोकचं एकच वाक्य घुमत होतं कि आप में बहुत खामियां हैं वो निकाल दो, आप में खूब कुछ खामियां हैं वो निकाल दो तो आप बेहतरीन अदाकार बन सकते हो. और आपकी आकाशवाणी को, नागपुर को, महाराष्ट्र को, इंडिया को बहुत ज़रूरत है. पण त्यांनी हे सांगितलं नाही की माझ्यात कुठली कमतरता आहे. त्याच्यामुळे मला माझ्या डोक्यामध्ये तो सारखा विचार घोळत राहिला. मी घरी गेलो, विचार करत राहिलो, रात्रभर तोच विचार. तेव्हा आमच्याजवळ मोबाईल प्रकार नव्हते, लँडलाईन देखील नव्हती. त्याच्यामुळे परत यांच्याशी संपर्क कसा साधायचा. आणि लगेच 1-1.5 महिन्यानंतर मला परत लेटर आलं आकाशवाणीचं. 3 महिन्याच्या आत कलावंताला रिपीट करत नाहीत, पण अशोक जांभूळकर असे व्यक्ती होते की ते माझ्यासाठी म्हटले की मला हाच आवाज हवा आहे. मग हा ॲग्रीमेंट मला कसा चालेल की मला जर या नाटकाच्या या किरदारसाठी, या पात्रासाठी हाच आवाज हवा आहे, तर तुम्ही नियम थोडेसे शिथिल करायला पाहिजे. अदरवाईज मी त्या नाटकाला न्याय देऊ शकणार नाही. आणि म्हणून मला 1.5 महिन्यात परत तो कॉन्ट्रॅक्ट देऊन त्यांनी दुसरं नाटक दिलं. आणि ही गोष्ट मला त्यांनी न सांगता मला बबन जी ने बताया थी कि ऐसी सी बात हुई और अशोक जी आपके लिए लड़ लिए मेरे से, और मैंने वो आवाज़ रिपीट करवाई. तो कभी कभी हमको अच्छे अदाकारी के लिए ये भी निर्णय शिथिल करने होते हैं. तर असं हे व्यक्तिमत्व आहे. एक लेखक, एक उद्घोषक, एक चांगला मित्र, एक आंबेडकरवादी, एक चळवळ करणारा परीक्षक, समीक्षक, पत्रकार, एवढंच नव्हे तर एक चांगला माणूस. अशोक जांभूळकरकडे जेव्हा जेव्हा मी सामाजिक कार्यासाठी फोन केला, त्यांना प्रत्यक्ष भेटलो, मीच नव्हे माझे नागपूरचे अनेक मित्र सोबत असताना देखील त्या माणसाकडून कुठल्याच सामाजिक कार्यासाठी ना हा शब्द, नाही हा शब्द आम्ही ऐकलेलाच नाही. हां भाई कर देंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, असं ते व्यक्तिमत्व आहे. आज 2nd इनिंग त्यांची सुरू होते, त्याबद्दल मी त्यांना अभिनंदन करतो. हे त्यांचं इनिंग पहिल्या इनिंगपेक्षाही जबरदस्त जावं, शुभ जावं, आरोग्यदायी जावं, अशीच मी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. परत अशोकजी एकदा फार फार अभिनंदन. एक दिवसाची एक आठवण आहे, फार गमतीशीर आहे ती आठवण
की एक दिवस आम्हाला दंडार बघायचं होतं. म्हणजे एखाद्या वेगळ्या कलेला समजून घेण्याची आमची जी भूक होती की हे दंडार काय असतं. एका गावामध्ये दंडारीचा प्रयोग होता आणि ते दंडार आम्हाला बघायला जायचं होतं. संजय जीवने, मी आणि अशोक आम्ही तिघेही रात्री जेवण करून शेवटची गाडी पकडण्यासाठी म्हणजे बस पकडण्यासाठी आम्ही गेलो. पण दुर्दैवाने ती बस निघून गेली. आणि मग काय करायचं, आता जेवण खावण आमचं झालेलं होतं. मग काय करायचं, तर बाहेर आलो बसस्टॉपच्या आणि त्या ठिकाणी एक रिक्षा घेऊन एक मुलगा उभा होता. म्हणाला कहाँ जाना है. तर आम्ही सरळ जाऊन त्याच्या रिक्षात बसलो. तू जहाँ लेके जाएगा वहाँ जाना है. तर तो हसायला लागला आणि त्यांनी रिक्षाला पायडल मारली. मग काही अंतरावर जाऊन आम्ही त्याला रिक्षात बसवलं आणि आम्ही तिघेही रात्रभर त्याचा रिक्षा चालवत बसलो. अशा खूप गमती आहेत. रात्र आम्ही त्या धनवटे रंगमंदिराच्या समोर त्या रात्री काढलेल्या आहेत. कितीतरी रात्री, म्हणजे नागपुरातली, शहरातली सगळीच साहित्याच्या कलेच्या क्षेत्रातली मंडळी त्या ठिकाणी असायची. या सगळ्या ज्या आठवणी आहेत त्या खूप आहेत. मी पार्वतीनगरला मी राहत होतो तुम्हाला सांगितलं, आणि तिथून मी रात्री 3 वाजता, पहाटे 3 वाजता उठून अशोकच्या घरी जात होतो. अशोकचं जे घर आहे कौशल्यानगर, तिथले सगळे ती कुत्री भुंकायला लागायची आणि त्या आवाजाने अशोक उठायचा. मग आम्ही दोघेही सायकलनी इंदोऱ्याला जात होतो. इंदोऱ्यामध्ये पृथ्वी गोटे च्या घरी संजय तिथे राहायचा, संजय जीवने. आणि मग तिथून आम्ही सिव्हिल लाईन्सला येत होतो. असा पहाटेपर्यंत आमचा सगळा चालायचं, म्हणजे आणि दिवसभर तिथपासनं. आणि सतत आम्ही काय नवं करता येईल, काय नवीन प्रयोग करता येईल, काय करता येईल, समाजासाठी काय करता येईल, या ध्येयानं पछाडलेलं होतं. तसं तर संजय जीवने आणि मी, आम्ही दोघांनी एक शपथ घेतली होती एकदा की सरकारी नोकरी करणार नाही आणि सरकारी शिक्षणही घेणार नाही. पण नंतर ही मंडळी माझ्या आयुष्यात आली सगळी, म्हणजे असल्यामुळे धर्मेश, अशोक आणि जावेद पाशा, त्यांच्यामुळे मी जरा परत शिक्षणाकडे वळलो. पण संजय मात्र त्यांनी ती शपथ पाळलेली आहे आतापर्यंत. तर हे सगळं जे आहे ना, की ह्या अशा सगळ्या गोष्टीतून हा घडलेला मनुष्य आहे. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, हिस्लॉपसारख्या कॉलेजमध्ये हा शिकत होता. पण पहाटेला उठून आधी तो काय करायचा, तर लोखंडची गाडी घेऊन या सिव्हिल एरियामध्ये तो फिरायचा. त्यांनी सगळ्या प्रकारचे धंदे केलेले आहेत, लोखंड विकण्यापासून तर अनेक गोष्टी. इतके कष्ट उपसल्यानंतर पण त्याच्या चेहऱ्यावर दुःखाची छटा कधीही आम्हाला जाणवली नाही. तो सतत हसत असायचा आणि इतका प्रचंड उत्साह त्याच्यामध्ये होता, इतकी ऊर्जा. त्यानं कधीही रडगाणं गायलंच नाही. त्याच्या दुःखाचं, त्याच्या वेदनेचं, त्याच्या त्रासाचं, त्यांनी जे काही भोगलेलं आहे, जी काही अवस्था आहे, त्या कुठल्याही गोष्टीचा त्याच्या चेहऱ्यावर कधी आम्हाला तो भाव कधीही दुःखाचा दिसलेला नाही. तो सतत पॉझिटिव्ह हसत राहायचा. सकारात्मकता ही त्याच्यातली फार मोठी शक्ती आहे. पेंच हम साइकिल से चले जाते थे. और एक शिविर मुझे याद है 1980 में ताड़ोबा के जंगल में लिए, और अक्सर युवकों के शिविर हम जंगलों में ही लिया करते थे. और वो शिविर मुझे अभी भी याद है. उस शिविर में नागपुर के 10-12 डॉक्टर्स थे और एक समाज का बड़ा क्रीम जो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, ऐसे लोगों का एक शिविर था. ताकि हम ये चाहते थे कि जो समाज में काम कर रहे ये बेहतर ढंग से काम करे, उनका एक प्रशिक्षण हो. तो मुझे याद है कि हमारा पहला ही दिन था और हमारे जो प्रशिक्षक थे उन्होंने एक असाइनमेंट हमें दिया. एक कागज़ और एक पेन हमें थमाया. जंगल में हम लोग थे और उन्होंने कहा कि एक चिंतन कीजिए आप, हम सभी मरने वाले हैं, मृत्यु सभी को आने वाली है. ये एक खुला सच है, हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं. तो उन्होंने कहा कि आज जाइए, चिंतन कीजिए, सोचिए कि कभी ना कभी आप मृत्यू के समीप होगे और शायद आपकी मृत्यु हो जाएंगी. और अगर किसी ने चाहा कि आपकी एक टूम बनाए, जिसको हम समाधी कहेंगे, मराठीत आपण ज्याला थडग म्हणतो, अगर वो टूम बनाई जाए तो उस पर क्या लिखा होना चाहिए. हमें थोड़ी हंसी भी आ रही थी. वे कह रहे थे आप हंस लीजिए, लेकिन सही में जीवन के बारे में सोचिए. भाई और बहनों,
बहुत बार हम शिक्षा बहुत लेते हैं, बहुत सारी धन संपत्ति हम जमाते हैं, लेकिन जीवन का इतना ही अर्थ होता है क्या? उस उम्र में हमें यह बात समझ में आई। हर एक ने क्या लिखा, अशोक ने क्या लिखा मुझे याद नहीं, लेकिन एक मैंने देखा, उस समय के मेरे जितने साथी थे उस प्रकार के युवा अभी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। एक जज्बा उनमें था कि हमने समाज के लिए कुछ करना है, अर्थात स्वयं के विकास के साथ समाज का विकास करना है। और जिस प्रकार से इन सभी लोगों ने जोग दिया, उससे मुझे लगता है, जैसे कि जब सुनील बता रहे थे, मैं सही में बड़ा भावुक हो रहा था। कई लोगों को हमने जीवन उनका बदल दिया। अभी कौशल्या नगर की हम बात कर रहे, रामबाग की एक झोपड़पट्टी, वहाँ से भी बहुत सारे कलाकार निकले जिन्होंने दलित रंगभूमि में काम किया। और एक कैसे लोग हैं, लेकिन ये सारे लोग ऐसे बस्ती से आ रहे थे जहाँ एक प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर उनको सही माहौल नहीं मिला तो उस माहौल में उन्होंने अपना जीवन जो है बर्बाद कर दिया होता। लेकिन इस आंदोलन ने कई लोगों को एक नई राह दी, उसमें से अशोक जी भी एक है। और मुझे लगता है कि सही में ये उनका उचित ऐसा सत्कार है। पढ़ने की रुचि हमें बहुत थी। शाखा का उद्देश्य ये था, कराटे की जिक्र बहुत बार होती है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा कराटे का टीचर नहीं मानता, भले ही लोग बहुत जानते हैं मुझे उस हिसाब से, लेकिन कराटे का उद्देश्य यही रहा कि हम मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना विकास करें। खासकर मुझे लगता है अशोक के बारे में, मेरे और कुछ चंद साथी हैं, उनके बारे में एक बात का और मुझे फ़क्र है। देखिए भाइयों बहनों, बहुत सारे कलाकार बनते हैं, अपना बड़ा ऊंचा नाम करते हैं, शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन खासकर मेरे ऐसे कुछ कलाकार दोस्तों के बारे में मुझे बहुत ही अधिक उनके प्रति आदर की, सम्मान की भावना है, क्योंकि ये लोग निर्व्यसनी हैं। क्योंकि अक्सर जब शोहरत मिलती है, नाम होता है, तो बहुत आसानी से हम अलग रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे कि उनका जिक्र किया गया है, वो तो सुपारी तक नहीं खाते। तो बहुत सारे ऐसे हमने लोग उस समय निर्माण किए या ऐसी प्रेरणा उनको दी जहाँ ऐसे लोग तैयार कर सके, और अशोक जी ने भी वही काम किया। असल में आज दक्षिण नागपुर में हमारा बहुत सारा काम चल रहा है, धार्मिक काम चल रहा है, कराटे का काम चल रहा है, लेकिन उसकी नींव जो है वो अशोक भैया ने रखी है। मुझे याद है जब वे खलासी लेन में आते थे तो उन्होंने कहा कि मेरी बस्ती में ये होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ आप आइए। तब मैं कहने लगा कि भाई हमारे पास अभी टीचर नहीं ज़्यादा, लेकिन वो बार बार पीछे लगे रहे। और फिर एक हमारे भंते जो है वो अभी नहीं रहे, अमर ज्योति, और अशोक की प्रेरणा की वजह से हमने कौशल्या नगर और बाजू में ही जो ठवरे हाई स्कूल है वहाँ शाखा निर्माण की। और निश्चित ही इनकी प्रेरणा से कई युवकों में एक परिवर्तन आया। तो मुझे लगता है उन्होंने खुद को ही संवारा, ऐसी बात नहीं, कई लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, मेरी ही तरह वो भी शहर में तन्हा होगा। लेकिन इस शेर के उलट मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर मैं, देखिए मेरा ये मानना है कि अगर आदमी अच्छा है तो उसके दुश्मन नहीं होने चाहिए, उसके चाहने वाले होने चाहिए। अगर दुश्मन है तो यानी कि कला के जगत में, प्रसिद्धि के जगत में लोगों के बीच में आपस में रंजिश होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। लेकिन अगर कोई आदमी दिल से बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है, तो वो जिसे हम अजात शत्रु कहते हैं, कुछ ऐसी ही बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर अशोक भाई के लिए ये बात कही जाए कि उनके मित्र हैं बहुत, आदमी अच्छा होगा, और इस शहर में वो तन्हा नहीं बल्कि बहुत लोकप्रिय होगा। और ये उनका अर्जन है, उन्होंने ये अर्जित किया है। कहते हैं ना कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुख जो है वो फिर भी एक बार आदमी को नहीं जोड़ता, लेकिन दुख जो है वो इंसान को ज़रूर जोड़ता है। और अशोक भाई की कहानी जो है वो शोक से अशोक होने की है। हम सबके जीवन में ये शोक आता है, और अशोक जैसा कि उनका नाम है, मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके वो अपने नाम को, जैसे कोई कई हैं कहते हैं ना कि वो उनकी आंखें ख़राब हैं और नाम उनका नयन सुख रख देते हैं। किसी का और कोई नाम होता है लेकिन वो अपने नाम के बिल्कुल उलट काम करते हैं। लेकिन हमारे साथी सुनील जी भावुक हो गए थे बहुत, और भावुक होना लाजमी है क्योंकि उन्होंने उनके उस दर्द को, उस पीड़ा को देखा है, जो भोगा है उसको देखा है। और आप जब
उन तमाम विपरीत जीवन की परिस्थितियों से निकलते हैं, कुंदन की तरह तपते हैं और दूसरों के जीवन को भी आप स्वर्णिम बनाते हैं, उसको रोशन करते हैं, तब एक इंसान के रूप में, मानव के रूप में आपका जीवन सार्थक भी होता है। और बिल्कुल सही बात कही। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दुख जो है आदमी को जोड़ता है। मैं मुंबई आया था अप्रैल 1992 में, मुझसे पहले इनका इंटरव्यू हो चुका था, ये ज्वाइन कर चुके थे। और जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात में ही ऐसे लगा कि जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। कहानी इनकी भी वैसी शोक की कहानी थी, दुख की कहानी थी, लेकिन इनके चेहरे पर, जैसे कि मेरे और साथियों ने कहा, कि कभी भी इन्होंने उस दुख को जाहिर नहीं किया। नहीं तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी जीवन में परेशानी आए तो पोस्टर लगाने लग जाते हैं, जाने चेहरे में कितना सारा दुख जो है चेहरे पे ही लटका लेते हैं। अशोक के चेहरे पे हमेशा एक खिली हुई मुस्कुराहट, एक बहुत ही ओज, एक बड़े ही कहते हैं ना कि जज्बा, एक बड़ी गर्मजोशी दोस्तों के लिए। किसी भी अजनबी आदमी को आप मोहब्बत से भर दें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और अशोक का ये बहुत बड़ा गुण है। गरीबी उन्होंने भी देखी और मैं भी एक बहुत ऐसी परिस्थितियों से आया जीवन में, घर में बहुत अभाव था, बहुत दुख थे, बहुत कष्ट थे। और जब ये कष्ट आपके जीवन में आते हैं तो आप या तो, अगर आपको संभलने का मौका नहीं मिला तो बहुत निराशावादी हो जाते हैं। और यदि आप को उससे निकलना आता है या आपकी ऐसी संगत हो गई, ऐसे लोग आपको मिल गए, तो वो आपको न केवल उससे निकालते हैं, फिर आप इस तरह से खुद को तैयार कर लेते हैं कि आप दूसरों को उस अवसाद से, उस दुख से निकालने में माहिर हो जाते हैं, एक बहुत अच्छा काम करने लग जाते हैं। तो अशोक भाई का सम्मान एक बहुत अच्छे इंसान का सम्मान है। और अगर आप एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो एक अच्छे इंसान का पहले तो निर्माण करिए और उसका सम्मान करना सीखिए। तो ये सिर्फ अशोक भाई का सम्मान नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़े तमाम लोगों का सम्मान है। ये बहुत सच्ची लगन वाले हैं, ईमानदार हैं। इन्होंने ज़िंदगी को जिया है, गरीब से देखा है ज़िंदगी को कैसे संघर्ष की जाती है। मेरे लिए एक उदाहरण है। इतने सारे बोझ हैं, इतने सारे दर्द हैं, जिंदगी एक प्रकार से बेरंग थी, लेकिन जब कभी भी मुझे दर्द होता था, अब भी, आज भी, एक दर्द का मारा भी है, लेकिन भी उसमें मैं और दर्द और लाद देता हूं। मैं अपने दर्द बताकर बड़े प्यार से समझाते हैं के मुझे प्यार से विविध भारती में नया नाम दिया था, क्योंकि मेरे बड़े भाई, मेरे अनुज, मेरे गुरु कमल शर्मा, तो इन्होंने भी कहा कि कमल, तुम, मेरा नाम तो जा ही रहा है, तो तुम एक काम करो, तुम एक अलग ही नाम लो, या तो फिर तुम कमल किशोर के नाम से आओ या फिर के नाम से। तो मुझे इन्होंने नाम दिया, एक मेरा जो हवाई वाली बातें करे तो कमल किशोर के नाम से मैं प्रोग्राम्स प्रस्तुत करते रहा। और अपने साथियों के बीच में, अपने सीनियर्स के बीच में मैं के नाम से रहा। तो लोग पूछते थे, जब मैं आगे बढ़ा, कुछ दिन हुआ, तो पूछते थे, अशोक जी से भी पूछते थे, लिसनर्स पूछते थे, कोई मिलने आता था तो पूछते थे कि ये के कौन है। ऐसा लगता था जैसे कोई डॉन होगा, लेकिन जब सामने आके देखता था, ये तो दुबला पतला सा है, लकड़ी सा है, बड़ी आश्चर्य होता था। लेकिन वो यहाँ पर देखने के लिए आते थे, मिलने के लिए आते थे, बड़ी प्रसन्नता होती थी, मिल करके उन्हें खुशी होती थी। जितनी खुशी उन्हें होती थी, उतनी खुशी मुझे भी होती थी। और इनके कार्यों की अगर बात करें तो हमने प्रोग्राम्स, इन्होंने जैसे मुझे बताया, कई प्रोग्राम्स, चाहे वो छाया गीत हो, मनचाहे गीत हो, हंसगुल्ले हो, या फिर किसी की स्क्रिप्ट लिखनी हो, इन्होंने मुझे बताया, सिखाया, समझाया कि कैसे प्रोग्राम पेश किया जाता है। बिल्कुल नया था मैं रेडियो में, लेकिन इस नएपन को इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ में एक पुरानेपन, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने तराशा मुझे और आगे बढ़ने का मौका दिया, जिसमें अपने बड़े भाई कमल शर्मा जी भी
इनका भी बड़ा योगदान रहा। उनके हाथों को देखता था मैं, जब वो एडिटिंग करते थे तो उनके हाथों को देखता था मैं कि वो उनकी उंगलियां कैसे चलती हैं, उनकी नज़रें कहाँ होती हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। जितने भी मेरे सीनियर्स रहे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और बाद में मुझे पता चला कि अशोक जाम्बुलकर जी नाटकों का मंचन करते हैं, निर्देशन करते हैं, लेखन करते हैं, गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो कई बार मुझे अपने आप को लगता था कि मैं तो कहीं भी नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ। और सचमुच वैसे जब भी मैंने देखा इनको कि इतने व्यस्तता के बावजूद मुझसे एक राब्ता बनाए रखते थे, और बहुत खूबसूरती के साथ। जब कभी भी ऐसा कुछ होता था, तो कभी दुख दर्द होता था, तो बोलते के घबराने का नहीं। ये वो व्यक्ति हैं कि जिधर हवा चलती है वो उधर ही मुड़ जाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो अशोक जाम्बुलकर उस हवा का रुख भी मोड़ देते हैं, मजबूर करते हैं। इस संदर्भ में अपने एक शायर गीतकार, अपने मित्र, अपने वरिष्ठ उद्घोषक अहमद वसी जी का मुझे एक शेर याद आ रहा है कि अशोक जाम्बुलकर जी, आपके लिए कहना चाहूँगा कि लिए फिरती है साथ मुझे अपने, ज़िंदगी के विषय में, लिए फिरती है साथ मुझे अपने, बताए ज़िंदगी तुझे जाना किधर है। जहाँ ज़िंदगी जिस ओर मोड़ दिया चल दिया अशोक जी, उस रूप में, उस रंग में, उन परिस्थितियों में बखूबी वो ढल गए। मेरे बारे में यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कहने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर इस मंच पर, इस विचार मंच पर आज जो मैं अध्यक्ष के रूप में मिले हैं हमारे दादा, जिन्हें हम रंजीत दादा मेश्राम कहते हैं। एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिन्होंने पिछले कई सालों से हम लोगों को संवारने के लिए काम किया है। दादा के भाषण सुनकर हम बड़े हुए हैं, उनके विचार सुनकर हम आगे बढ़े हैं। विनोद भैया तो बैठे ही हैं। विनोद भैया के साथ नाइट स्कूल से लेकर आज तक का सफ़र, समता सैनिक दल में मुझे लाने का सारा श्रेय तब के विनोद भैया और आज के अमोघ सिद्धि जी को हैं। मेरे जवानी के छोटे मित्र सुनील रामटेके साहब, डॉक्टर सुनील रामटेके, बराबर 11 साल छोटा है वो। 1971 का उसका जन्म है और मेरा 1961 का। सुनील रामटेके, जिनके साथ हमने बहुत सारे नाटकों में काम किया, जिन्होंने पढ़ाया सब कुछ आकाश विविध भारती मुंबई में, लेकिन कभी भी मेरा अंगूठा नहीं मांगा। कभी नहीं मांगा उन्होंने अंगूठा। ऐसे मेरे बड़े भैया, मेरे गुरु कमल शर्मा जी, मेरे दोस्त रहने वाले तो बहुत इंटीरियर झारखंड के हैं, यानी इनके गांव को जाने के लिए आपको रांची से या फिर राउरकेला से जाना पड़ता है। सिमडेगा होते हुए इनके गांव सरना टोली केरसई जाना पड़ता है, केरसई सरना टोली। और बहुत कठिन समय था 2000 में जब मैं गया था, लेकिन आज तो बहुत सारी सुधारणाएं हो चुकी है वहाँ पर। उसके बाद मेरे मित्र यहाँ पर भाषण करके चले गए, देवेंद्र दोड़के जी। देवेंद्र दोड़के, कमल भैया, कमल किशोर, ये आवाज़ के जादूगर हैं। कलम के सिपाही रंजीत दादा, सुनील रामटेके। मैं इन सब लोगों के साथ, इन सब लोगों का आभारी हूँ कि इस समारोह में आए। मेरी अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई बहुत से लोगों ने बता दिया, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो अपने आप को रेलवे का जो वैगन होता है, जिसमें ऐसा बंद वैगन, खुला वैगन और बंद वैगन में पाया। जब बच्चे को लगता है कि हाँ ये अपना घर है, तो वो मेरा घर था उस वक्त। उसके बाद मेरी बड़ी बहन यहाँ पर बैठी है,
12 साल की प्रतीक्षा के बाद मैं आया हूँ, उसके 12 साल के बाद। और माँ बताती थी कि उसी की वजह से वो रोती थी कि मुझे भाई चाहिए, भाई चाहिए। तो अन्नपूर्णा ताई वहाने यहाँ पर बैठी है, जो मेरी बड़ी बहन है। तो ऐसी मेरी बड़ी बहन, मैं जब रेलवे क्वार्टर में रहता था, रेलवे क्वार्टर से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, वैगन से शुरू होकर रेलवे क्वार्टर, फिर रेलवे क्वार्टर से कौशल्या नगर की झोपड़पट्टी, एस्बेस्टॉस के वो टीन लगाकर, कभी चादरें लगाकर हमने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बिताई। बीच में जब समय आया कि पिताजी ने एक दिन बहुत मारा, इतना मारा कि मैं अधमरा हो गया। और फिर सोचने लगा कि क्यों मारा यार इस इंसान ने, मेरी गलती क्या है। तो पता चला कि ये इंसान मुझे पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा इंसान बनाना चाहता था और मैं इसके सपनों को तोड़ रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उस वक्त बाबा साहब का एक भाषण पढ़ने में आया मेरे, और उसमें एक बात को विद्यार्थियों के लिए बताया गया था कि आप अगर पढ़े तो इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकता है। वो भाषण था, वो दिन था, और आज का दिन मेरी प्रगति में कहीं पर कोई बाधा नहीं आई। और उस प्रगति के शिल्पकार सर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। वो एक भाषण ने मेरी ज़िंदगी में कंप्लीट बदलाव ला लिया। दिन में लोहा लोखंड का धंधा करना, नाइट स्कूल में पढ़ना। राहुल यहाँ पर बैठे हैं, राहुल वानखेड़े जी। मैं चादर का भी धंधा करता था। मेरे साथ अरविंद मोहन नाम का हमारे बस्ती का एक लड़का था। तो हम चादर पर, साइकिल पर चादर लेकर जाते थे। तो एक वक्त इंदौरा में पथनाट्य का शो था। तो एक साइड में दूसरी साइकिल और दूसरे साइड में मेरी साइकिल, जिस पर पूरे चादर का गट्ठा था। ऐसा भी सीन इनकी आंखों के सामने इन्होंने भी देखा है। ये चश्मदीद गवाह है मेरे पूरी तरक्की के। आज तक बहुत सारे मित्र हैं। यहाँ पर मेरे एक मित्र बैठे हैं, संजय वासनिक जी, जिनके साथ मैंने बम्बई से अपना सफ़र शुरू किया। वो उन दिनों RCF में नौकरी करते थे और वहाँ पे रहते थे हॉस्टल में। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मैं उनके पास हॉस्टल में गया और उनके साथ रहने लगा। उसके बाद में उनकी शादी तय हुई। उसके बाद में मैं बांद्रा में रहने गया। मेरे इस शहर के आसपास वर्धा नाम का एक शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। उस शहर में मेरे बहुत से साथी हैं। एक साथी तो गुजर गया, उसमें से अशोक रोकड़े, अशोक मेश्राम एक साथी है, और अशोक कामड़े जी यहाँ पर बैठे हैं। ये मेरे सारे साथी हैं जिनके साथ मैंने चलना सीखा, जिन्होंने मुझे सराहा, संवारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मेरा परिवार, मेरी सारी बहनें, और अगर सच बात कहूँ तो नौकरी लगने के बाद और शादी होने के बाद अगर मैंने जो कुछ भी तरक्की की है तो उसमें वंदना का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वंदना नहीं संभालती उस वक्त, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, वो उसको मालूम है, मैं बहुत जल्दी ऐसा लाल हो जाता हूँ, तो वो ऐसा संभाल लेती। मेरी बच्ची अभी आजकल बोलती, नहीं पापा बहुत हो गया, तुम ना बहुत जल्दी ये हो जाते हो, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसा अच्छा नहीं है, आपका BP बढ़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को अगर संभालना, मेरे जैसे व्यक्ति को उसने संभाला। आज हमारी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। इन 27 सालों में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, और हमने उसको पार भी किया। हम दोनों ने मिलकर, वंदना ने और मैंने मिलकर, उन सारी दुविधाओं को दूर किया। यहाँ कुछ कलाकार मित्र बैठे हैं मेरे। यहाँ दीपा नागले करके एक लड़की बैठी है, दीपा बोंद्रे उसका नाम। दीपा नागले बहुत अच्छा डांस करती थी, और अंगुलीमाल का एक शो था उत्तर नागपुर में, हमें कोई कलाकार नहीं मिल रहा था, तो हमने उनको बताया कि भाई करोगे क्या, तो उन्होंने उसमें काम किया था। तो दीपा जी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, और उनकी 2 बेटियां, यानी वो, मैं और यहाँ धमगाए साहब बैठे हैं। हम सब लोग डॉटर्स क्लब के मेंबर हैं, क्योंकि हम सब के घरों में 2-2 बेटियां हैं। इन सभी लोगों का, और ख़ासकर मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आज इस मंच से। आदरणीय एडवोकेट भास्कर धमगाए साहब, स्मित पिल्लेवार, उसके बाद में कल्पना, धर्मेंद्र डहाट, मिथिल काड़े,
इन सब लोगों ने, साथ में प्रज्ञा मूर्ति, इन सब लोगों ने जो हमें मदद की, खासकर देवश्री और उसकी टीम को जो मदद की, इन लोगों ने अगर मदद नहीं की होती तो आज का इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा ये जलसा यहाँ पर नहीं होता और ना ही आप लोग यहाँ तक आ पाते। ये इनका प्यार है, धमगाए साहब का प्यार है, आप सभी की मोहब्बत है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि बस इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे। एक बात जाने से पहले बता देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के आरंभ में जिस लड़की ने डांस किया उसका नाम है नुपुर कामड़े, विशारद है कथक में और हमारे ड्रामा की डांस डायरेक्टर है। हमारा जो महानाट्य है अहिंसक अंगुलीमाल, उसकी डांस डायरेक्टर है और सिर्फ उसी के लिए, उस बिटिया के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को मंच नहीं मिलता, हमारे बच्चों को मंच नहीं मिलता, हमारे बच्चों को आगे जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन आज अगर मेरे पास कलम है, मेरे पास दिमाग है और मैं किसी चीज़ का निर्माण कर सकता हूँ तो मैं मेरे बच्चों के लिए ज़रूर करूँगा। तो हमने एक 12 गानों का एक मटेरियल कुछ ही दिनों में आपके सामने आएगा और पूरा वो डांस ड्रामा होगा जिसका डांस डायरेक्शन नुपुर ही करेंगी। नुपुर कामड़ी के लिए ही वो ड्रामा लिखा जा रहा है, डांस ड्रामा लिखा जा रहा है। आपका सहयोग, आपका साथ ऐसा ही बना रहे, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मेरे साथ रहे, मैं जी जाऊंगा। धन्यवाद। अशोकरावांना पहिल्यांदाच एकाने सांगितलंय की सुपारीच्या खाण्याचा सुद्धा इतक्या ग्लॅमरस क्षेत्रात राहून इतका कोरडा राहणे एक साधन आहे। आकाशवाणी आजची आकाशवाणी नाही आहे ती, तुम्हाला 85च्या आधीची आकाशवाणी, अरे नागपूर आकाशवाणी पाहायला लोक जायचे, त्या फाटकामध्ये शिरता येते काय याच्यासाठी तासनतास उभे राहायचे, फाटकात शिरता येते काय म्हणून हजारो लोक नागपुरामध्ये केवळ रिझर्व्ह बँक पाहायला यायचे, केवळ दुरूनच पाहायचे। अच्छा पैसा इथेच आहे नाही, हे भगवंता। घरी जाताना काय विचार करायचे की रिझर्व्ह बँका थोडी कृपा कर म्हणायचे। अरे काय या रिझर्व्ह बँकेला भोळे होते, देव भोळे होते, अश्रद्ध नव्हते, ते होते विचारे। आकाशवाणीला पाहायला जायचे, आकाशवाणीच्या अत्यंत अशा कथा ऐकताना आता या श्रोत्यांपुढे सांगता येत नाही त्या कथा। ह्या सगळ्या वातावरणामध्ये असताना सुद्धा अशोक जांभूळकर तरीही इतका निगरिबी असणे, राग सांभाळून सुद्धा निगरिबी असणे, तुझ्या तर पायाच पडल्या पाहिजे इतका म्हणे हे तारतम्य सांभाळून ठेवणे आणि एकही शत्रू न होऊ देणे, सर्व क्षेत्रामध्ये वावर पूर्ण दखल असेल असं व्यक्तिमत्व जपणे, कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा प्रकाशनाचा असो की अजून कुठला असो। अशोकराव जरा कार्यक्रमाचं संचालन करेल काय, कधीच नाही म्हणत। अशोकराव थोडं प्रास्ताविक कराल काय, नक्की करतात। मी मोठा आहे, मी वरिष्ठ उद्घोषक आहे, मी मुंबई रिटर्न आहे, मी वरच्या पदावर आहे, ही पदं मी भोगवलेली आहेत, मी काय प्रास्ताविक करू काय? नाही, असं नाही। ही जी नैसर्गिक विनम्रता, खूपच नैसर्गिक विनम्रता, नाटकी नाही। नैसर्गिकतेचं नाटक नाही झेपू शकत नाही, पेलू शकत नाही, उघडं पडेल। जी विनम्रता आहेच, याचा अर्थ एक माणूस सातत्यानं तो एकच आहे, जिथे जे कामाचं आहे ते करता येणे।
तिला अभिनयाच्या रूपानं न घेता तो जीवनाच्या अंगाचा जगतानाचा एक आवश्यक भाग करून घेणे. समता स्वातंत्र्य सांगताना बंधुभावाला अगदी विस्मरणात टाकणे. प्रचंड मोठी फ्रेटर्निटी या शब्दामध्ये ताकद आहे. जसं एक जण मला कोणीतरी असं म्हणायला लागला की बाबासाहेबांनी ते बुद्ध आणि धम्मच लिहिलं म्हणे. अरे पण ते बुद्ध आणि धम्म लिहिलं म्हणजे आता काय कोणत्या काळात काय काय केलं काय नाही. बुद्ध आणि संघ का नाही लिहिलं म्हणे. अरे पण काय त्याला अर्थ आहे. मग आम्ही त्रिशरणामध्ये बुद्धं शरणं गच्छामी, धम्मं शरणं गच्छामी, संघं शरणं गच्छामी. अरे तिघाची व्हॅल्यू, तिघाचं ते पायाभूत समजा महत्ता घेतली ती तिघांची सारखी आहे. बुद्धा इतकीच धम्माची आहे, धम्मा इतकीच संघाची आहे. जसं तिसऱ्या क्रमांकावर एखादी गोष्ट केली तर काय कोण जाणे. का असं तृतीय क्रमांक त्याला देतात मलाही नाही समजत. समता स्वातंत्र्य बंधुता म्हटलं, बंधुता अधिक जास्त कामाची आहे. या माणसानं केवळ बंधुतेच्या अंगीकारण्यानं ज्या शहरामध्ये ज्या क्षेत्रामध्ये कोणीसुद्धा आपला गॉडफादर नाही आहे, कोणी बोट धरून सांगणारा नाही आहे. एक वाक्य त्यांनी बोलून आपला टाळ्या घेतल्या की इन्होंने मेरे को संभाला और मेरा अंगूठा नहीं मांगा. हे असताना सुद्धा जिथे दूरपर्यंत कोणी माझा नाही आहे, वानखेडे नाही आहे, मेश्राम नाही आहे, रामटेके नाही आहे, रंगारी नाही आहे, कोचे नाही आहे, साखरे नाही आहे, कोणीच नाही. ही जी ओळख पहिल्यांदा ओळख करताना तर हीच माणसं त्याकडे शोधायची ना की कोण आहे तिथे कोण आहे. ते बोलताना असं म्हणत असत की आपला कोणी आहे का. कोणी दूरपर्यंत निव्वळ वाळवंट निर्मनुष्य क्षेत्रामध्ये तो वावरायला जातो जो माणूस, आणि तिथे जाऊन तो आपलं स्थान निर्माण करतो आणि सगळ्यांना आपलंसं करतो. काय धन्य आहे ही सगळी. ही जी किमया आहे ही तुम्ही किती डिग्र्या घेतल्या आणि किती ह्युमन रिलेशन्सचे क्लासेस तुम्ही समजा केले तरीही ही किमया, ही साध्यता येत नाही. ही त्याला ते समजून घ्यायची जी दृष्टी आहे, ती दृष्टी जी दिसत नाही ती दृष्टी यांच्याकडे आहे, कदाचित आहेच. सातत्याने ही गोष्ट खरी आहे की जेव्हा जेव्हा मला आयुष्याचे जे क्षण आले अशोक जांभूळकरांना भेटण्याचा आणि बोलण्याचा, अत्यंत आर्जवी शब्दात विनम्रपणे दादा कसे आहात काय असात हे वगैरे बोलून विनम्रपणे बोलताना कधी असं त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठेतरी कटुता, कुठेतरी वैमनस्य, कुठेतरी असंतुष्टता, कुठेतरी घाव, कुठेतरी अतृप्तता काही दिसत नाही यार. अशोक जांभूळकरांना मी विनंती करेन की काय साध्यता आहे त्याचे क्लासेस उघडा. काय हे धन आपल्यापर्यंत ठेवू नका समजलात ना. हे सगळं तुम्ही जी सिद्धी प्राप्त केली, तो शब्द पण चांगला आहे की शोक अशोक झाले. बरोबर आहे, ते अभावातून ते अशोक झाले. सम्राट अशोक हे त्यांचं तसंही प्रिय पात्र आहे. त्यांचं नाटकीय आणि सांस्कृतिक अंगात वावरताना लेखक होणे, नाट्य दिग्दर्शक होणे, रचनाकार होणे, कवी होणे, निर्मिती प्रमुख होणे, त्यानंतर त्या निर्मिती प्रमुख झाल्याच्या नंतरही त्या संबंध गोतावळ्याचा प्रमुख होणे, प्रमुख होण्याच्या नंतर त्या सगळ्यांचा कुटुंब प्रमुख होणे, त्यानंतर नफ्या तोट्याच्या तत्त्वज्ञानामध्ये ते सगळं बसवणे, हे सगळं करताना चेहऱ्यावर कुठेही त्रागा न येऊ देणे. भले भले संबंध लोक त्यासाठी मॅनेजर ठेवतात, त्यासाठी पगारी नोकर ठेवतात, कामाचे तास मोजतात, वर्कलोड देतात त्यांना. हे सगळी त्याला
तेवढा चांगला शब्द नाही आहे, परंतु तो शब्द तुमच्या लक्षात येईल म्हणून मी वापरेन. ही सगळी सर्कस सामान्याचे वकूफ आणि ते कौशल्य अशोक जांभोळकरांना त्यांच्या या सगळ्या वर्तणुकीमध्ये दिसते. आज 60 वर्षाचे झाले म्हणून आपण सत्कार करतो. एकच सांगेन, जाताना एकच सांगेन, अशोका, हे जे 60वा आहे ना, हे तारुण्यातलं ज्येष्ठपण आहे, परंतु ज्येष्ठातलं तारुण्य हे विसरू नको. म्हणजे तारुण्यातलं म्हातारपण आहे, पण म्हातारपणातलं तारुण्य आहे हे विसरू नको. ज्या आनंदानं, नैसर्गिक आनंदानं आतापर्यंत आपण जगलात, दोन्ही हातानं आनंद वाटत राहिलात, दुःखाचे हजारो प्रसंग आले असतील तरी कोणाला कळत न कळत दुखावू नये याची काळजी घेतली, हे तुमचं मायाळूपण, तुमचं असंच राहो. खूप माणसं दिसतात रे, मायाळू माणसं कमी होत चाललीत. मायाळू या शब्दामध्येच इतका गाभा आहे, इतका गर्भ दाटला आहे की त्या एका शब्दानं त्या मायाळू माणसाचा स्पर्शसुद्धा, अनेक डॉक्टर्सनं केवळ चांगलं बोलले की अनेक रोगी दुरुस्त होऊन जातात. यार, हे धन तुझ्याजवळ जे आहे, हेवा वाटावी इतकं मोठं धन आहे. मी तुला मनापासून जय भीम करून इथेच थांबतो. धन्यवाद.